मिडिल टर्म्स कैसे निकालते हैं? जैसे मान लो एक्सपेंशन है x प्लस वाई की पावर n, इसकी एक्सपेंशन क्या होगी? एन सी नॉट एक्स एन प्लस एन सी वन एक्स एन माइनस वन वाई प्लस एन सी टू एक्स एन माइनस टू वाई स्क्वायर, ठीक, एंड सो ऑन, एन सी एन वाई एन, ये आ जाए। अच्छा, अब इसमें मिडिल टर्म कौन सी है? तो सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है। नंबर ऑफ टर्म्स के पता चलेगी वो ऑड है या इवन है, तब डिसाइड होगा मिडिल टर्म कौन सी है। जैसे मान लो n जो है वो इवन है, ठीक है, n मान लो है 3 या 4, ठीक, तो n अगर 4 है तो नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होंगी? n इवन है तो नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होंगी? n प्लस 1, मतलब ऑड होंगी, और वो कितना होगा? 4 प्लस 1 इज 5, तो नंबर ऑफ टर्म्स है 5। अब जब ऑड नंबर ऑफ टर्म्स होंगी तो एक ही मिडिल टर्म आएगी। जैसे मान लो टर्म्स है 1 1 1 1, ये चलो अलग अलग लिख देता हूं, 1 7, कोई आ गई 12, ठीक, कोई आ गई 15, फिर आ गई टर्म 17, ठीक, ऐसे मान लो ऑड नंबर ऑफ टर्म्स हुई, तो ये ऑड है, 5 और 5 क्या है? ऑड है। तो इसमें अब मिडिल टर्म कौन सी है? 12 है ना, मतलब इसके लेफ्ट में भी 2 टर्म है और राइट में भी 2 टर्म है। ऐसा हमेशा होगा जब नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होगी? ऑड। अब मान लो एक और लगा लो, एक और टर्म होती, ये होती, ठीक, अब 7 हो गई। अब मिडिल टर्म कौन सी है? तीसरे नंबर वाली, ठीक। अब कौन सी मिडिल टर्म? तीसरे नंबर वाली होगी, क्योंकि इसके लेफ्ट में भी 3 है, इधर भी 3 है। तो जब भी नंबर ऑफ टर्म्स ऑड होंगी तो हमेशा एक ही मिडिल टर्म आएगी, ठीक है। और वो कौन सी होगी मिडिल टर्म? n/2 प्लस 1। मिडिल टर्म कौन सी होगी? when n इवन, जब n इवन होगा देन नंबर ऑफ टर्म्स तो ऑड होंगी, और मिडिल टर्म कौन सी हो जाएगी? n/2 प्लस 1। अब जैसे मान लो 3 4 5, ये 5 थी, 5 टर्म्स है, इसमें मिडिल टर्म कौन सी है? तीसरे वाली है ना, थर्ड टर्म इज मिडिल टर्म। तो ये थर्ड कैसे पता चलेगा? n कितना है? n 4 था, तो 4/2 प्लस 1 अगर करोगे तो कितना आएगा? 2 प्लस 1, तो थर्ड टर्म, ठीक है, थर्ड टर्म, ऐसे पता चल गया, ठीक। अब मान लो नंबर ऑफ टर्म्स इवन है, मान लो ये था 29, ठीक। अब ये कितनी टर्म्स होगी? 3 4 5 6, n इक्वल टू कितना होगा? n प्लस 1 मेरा कितना है? 6। ये क्या होता है? नंबर ऑफ टर्म्स। तो n कितना हुआ? ऑड, ये ऑड हुआ है, ठीक। अब कौन सी टर्म ऑड और मिडिल टर्म कौन सी होगी? अब 2 मिडिल टर्म है, क्योंकि अब हम 15 मिडिल टर्म नहीं बोल सकते, क्योंकि इसके लेफ्ट में 3 है और राइट में 2 है, तो मिडिल कैसे हुआ? तो इसलिए जब भी नंबर ऑफ टर्म्स अगर इवन होती हैं, जैसे 3 और 3 6, तो जब भी नंबर ऑफ टर्म्स इवन है तो 2 मिडिल टर्म आएंगी, दिस एंड दिस, ठीक। तो मतलब अगर n इक्वल टू मेरा 5 था, ये 5 है, तो नंबर ऑफ टर्म्स तो इवन हो गई ना, 6, तो 6 हो गई, तो मिडिल टर्म कौन सी होंगी? अब मेरी मिडिल टर्म्स 2 होंगी, ठीक। कौन सी? अब जैसे यहां देखूं तो मैं थर्ड और फोर्थ मिल रही है, तो ये थर्ड फोर्थ कहां से मिलेगा? n प्लस 1/2 कर दो और n प्लस 3/2 कर दो। अब n कितना था यहाँ? 5 प्लस 1/2 कर दो और 5 प्लस 3/2 कर दो, तो ये हो गया 6/2 इज 3 एंड 8/2 इज 4। तो थर्ड टर्म एंड फोर्थ टर्म आर द मिडिल टर्म्स, ठीक। तो ये क्लैरिटी आ गई। तो अगर n ऑड है, when n is odd, ठीक है, when n is odd तो क्या होगा? अगर n ऑड है तो मिडिल टर्म्स कितनी होंगी? 2 मिडिल टर्म होंगी, 2 मिडिल टर्म्स, ठीक। तो अगर n ऑड है तो 2 मिडिल टर्म्स होंगी, और कौन सी होंगी?
n प्लस वन बाय टूथ टर्म, इसको ऐसे लिख दो टूथ टर्म, और n प्लस वन, n प्लस थ्री बाय टूथ टर्म। तो ये दो मिडिल टर्म्स होंगी, ठीक। इसमें n बाय टू प्लस वन टर्म वुड बी मिडिल टर्म, n अगर इवन है तो, ठीक। तो ये तो हो गया ऑड और इवन टर्म्स इन द एक्सपेंशन ऑफ x प्लस वाई की पावर n, बाइनोमियल एक्सपेंशन, ठीक है। अच्छा, फिर आता है मल्टीनोमियल एक्सपेंशन। मल्टीनोमियल एक्सपेंशन क्या होगी? जब जिसमें दो से ज्यादा टर्म्स की एक्सपेंशन कर रहे हैं हम, जैसे मान लो x प्लस वाई प्लस जेड, तीन टर्म होगी ना, ये तीन टर्म होगी, इसकी पावर मान लो है 10। तो इसमें nth टर्म क्या होगी? सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए, rth टर्म जो हम लिखते थे, जैसे उसमें होती थी rth टर्म tr प्लस वन टर्म हम लिखते थे, ठीक। इसमें कौन सी टर्म लिखेंगे? ठीक है, इसमें कौन सी टर्म लिखेंगे? rth टर्म कौन सी लिखेंगे? जो भी टर्म, जितनी भी टर्म्स होंगी उसमें, वो क्या होंगी? नंबर ऑफ टर्म्स कैसे निकालोगे? नंबर ऑफ टर्म्स भी बताऊंगा और rth टर्म भी बताऊंगा। कोई भी टर्म हम क्या लिख सकते हैं इसको? दिस थिंग इज इक्वल टू सिग्मा r इक्वल टू n फैक्टोरियल अपॉन n1 फैक्टोरियल, n2 फैक्टोरियल, n3 फैक्टोरियल, x की पावर n1, y की पावर n2 और z की पावर n3, ठीक। ऐसे लिख सकते हैं इसको, ठीक। और r तो इसमें है ही नहीं, सिग्मा है बस, ठीक है। सिग्मा ऑफ 10 फैक्टोरियल अपॉन, अब यहां पे क्या हो जाएगा? ये n होता है, ठीक। और ये जो n1 n2 n3 है, ये इनकी पावर्स होती हैं जितनी भी हैं, और n1 प्लस n2 प्लस n3 इज इक्वल टू हमेशा क्या होगा? 10 के इक्वल होगा, जो ये है, ठीक, इक्वल टू n, ठीक। जो भी इसकी एक्सपोनेंट होगा उसके इक्वल होगा। अच्छा, तो ऐसे लिखा जाता है हमेशा, n1 n2 प्लस n3 10 है। तो अब इसके कितने सॉल्यूशंस होंगे? नंबर ऑफ टर्म्स इज, नंबर ऑफ टर्म्स इन दिस एक्सपेंशन, नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होंगी? इसके जितने नॉन इंटीग्रल सॉल्यूशंस हैं वही होंगे। वो कितने हैं? n प्लस r माइनस वन सी आर माइनस वन, वेयर r इज, r ये कितनी टर्म्स है? नंबर ऑफ टर्म्स इन द एक्सपेंशन, नंबर ऑफ टर्म्स इन द एक्सपेंशन, ठीक। r क्या है? नंबर ऑफ टर्म्स इन द एक्सपेंशन, नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन जितने होंगे इसके, ठीक। और वो क्या होते हैं? n प्लस आर माइनस वन सी आर माइनस वन। अच्छा, ठीक है। तो n क्या होगा? n इज दिस, ठीक। r यहां पे जितनी टर्म्स हैं, तो इसके कितने सॉल्यूशन हो जाएंगे? इसके कितने सॉल्यूशन? अब n कितना हो गया? 10 प्लस r कितना हो गया? 3, सी आर माइनस वन, 3 माइनस वन, तो ये कितना आ गया? 7 माइनस वन इज 6c2। इतने इसकी टर्म्स आएंगी। नंबर ऑफ टर्म्स कितनी आएंगी? जितने इसके नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन है उतनी टर्म्स है। ये n1 n2 n3 जो है, दीज आर ऑलवेज n1 n2 n3 ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होंगे और लेस देन इक्वल टू 10 होंगे, तभी तो नॉन इंटीग्रल सॉल्यूशन हुआ, नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशंस होंगे, ठीक। इंटीजर वैल्यूज लेंगे, ये 0 और 10 के बीच में 0 और 10 भी ले सकते हैं, ठीक। तो इस तरह से हम इसको निकालते हैं और पूरी एक्सपेंशन इसके इक्वल है। अच्छा, अब मान लो इसमें कोई टर्म है x स्क्वायर y क्यूब और z 5 होगा ऑब्वियसली, क्योंकि 10 होना चाहिए। एक्सपोनेंट n1 कितना हो गया? 2, n2 हो गया 3, n3 हो गया 5। अगर मैं कहूं कि इसका कोफिशिएंट कितना होगा, फाइंड द कोफिशिएंट of the term in the expansion of this containing x square y cube z 5, तो इसके ये जो कोफिशिएंट है वो क्या होगा? हम जानते हैं कि इसको जितनी तरह से हम अरेंज कर सकते हैं वही इसका कोफिशिएंट होता है। वही बाइनोमियल एक्सपेंशन में यही पढ़ा था, वही यहां पे भी अप्लाई होगा।
तो कितने हो गए 10 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल। तो ये कितना हो गया 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6, 5 फैक्टोरियल कैंसिल कर दिया, 2 इंटू 3 इंटू 2, ठीक। तो कितना हो गया 3 2 6 कैंसिल हो गया, 2 4 8 कैंसिल हो गया, तो 28 इंटू या 36 इंटू 7 इंटू 10, इतने क्या होंगे, ये जो आएगा वो क्या है इसका कोफिशिएंट है, ठीक, ये कोफिशिएंट आ जाएगा। अच्छा, तो इस तरह से हम इसको कर सकते हैं, ठीक। कोई भी टर्म ऐसे लिखी जा सकती है। एनी जनरल टर्म कैसे लिखोगे, एनी जनरल टर्म कुड बी n फैक्टोरियल अपॉन जो भी वो कोफिशिएंट लिखा है उसका, जो भी वो टर्म लिखना चाह रहे हो जिस भी पावर की वो, और ये कंडीशन अप्लाई करेगी, ये दो कंडीशंस जरूरी हैं। अच्छा, अब इनसे रिलेटेड कुछ इलस्ट्रेशंस कर लेते हैं। इन दोनों चीजों से मिडिल टर्म भी निकालनी सीख गए और मल्टीनोमियल एक्सपेंशन की भी रूल पता चल गए। अब है इफ द मिडिल टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ x square plus 1 by x की पावर n is 924x6, then find the value of n। अब मिडिल टर्म जो है वो बता रखी है, इस एक्सपेंशन में मिडिल टर्म बता दी, तो मिडिल टर्म एक है, इसका मतलब n क्या हुआ इवन है, दिस इंप्लाइज दैट n इज इवन। अगर एक मिडिल टर्म है तो n क्या था इवन था, और मिडिल टर्म क्या है वो n/2 + 1 होती है। अगर n इवन है तो मिडिल टर्म इज n/2 + 1, तो वो टर्म है कौन सी nc, r हो जाएगा मेरा n/2, क्योंकि r + 1 टर्म मेरी जो है वो ये है, तो r क्या बन गया n/2, तो nc n/2 ncr x n - r, n कितना है x n - r करेंगे ना, तो n - n/2 और ar इज 1/x, इसकी n/2, तो ये क्या होगी मिडिल टर्म, और ये कितनी दे रखी है 924 x की 6, ये दे रखी है मिडिल टर्म। अब n की वैल्यू फाइंड करनी है, तो इजीली हम फाइंड कर सकते हैं n c n/2, ठीक। अभी इसको ऐसे ही रहने दो, अगर मैं देखूं इसको तो क्या आएगा, या लिख लो n फैक्टोरियल, ऐसे करके लिखना पड़ेगा। अच्छा, इसमें x जो है वो n/2 और ये भी n/2 आया, अभी देखो ये कैंसिल ही हो रहा है, x की x² और ये हुआ n/2, n - n/2 इज n/2, और ये हुआ 1/x की n/2, ठीक। तो ये कितना हो गया 2 से 2 कैंसिल हो रहा है, x की n माइनस x की n/2, तो कितना आ गया x की n/2 आ गया, x की कितना आ गया n/2 इज इक्वल टू 924 इंटू x6। अब ये जो nc n/2 है ये ऑब्वियसली 924 के इक्वल होगा, क्योंकि बाकी चीज तो क्या है x ही है, तो ये हो गया x की n/2, दिस इंप्लाइज दैट x की n/2 इज 6, तो n/2 इज 6, तो दिस इंप्लाइज दैट n इज इक्वल टू 12 आ गया, n कितना आ गया 12 आ गया, n इज 12। अच्छा, तो और अगर हम यहां देखेंगे 12c6 इज 924, चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है शो दैट द मिडिल टर्म इन द एक्स। अच्छा, इसका बी पार्ट भी है, फाइंड द मिडिल टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस। अब ये n तो पता ही नहीं ऑड है या इवन है, क्योंकि मिडिल टर्म तो डिसाइड होती है n ऑड या इवन से, ये पढ़ चुके हैं। तो अगर हम ध्यान से देखें तो ये किसकी एक्सपेंशन है, x + 1/x की एक्सपेंशन है ना, तो ये 2n। अब 2n जो है वो हमारा क्या है इवन है, ठीक। अब कर सकते हैं, अब ये इवन है तो अब इसकी एक ही टर्म होगी, और वो कौन सी है 2n/2 + 1,
ये दिस टर्म इज मिडल टर्म, ठीक, ये मिडल टर्म है। ये कितना आ गया n+1, n+1 टर्म इज मिडल टर्म। अच्छा, तो वो है कि कौन सी? अब tr+1 मेरा क्या हो जाएगा n+1 टर्म। n कितना है यहां पे n+1 टर्म, तो r कितना लूंगा n लूंगा, तो NCR x n-r, n यहां पे 2 है तो 2n NCR, ठीक है। और r कितना लोगे, n लेना पड़ेगा, NCR x n-r, और AR एंड दिस इज द मिडल टर्म। ये मिडल टर्म आएगी। मिडल टर्म कौन सी आएगी? यही आएगी 2n xn, 2n xn हो जाएगी। ये कितना हो गया 2n - n इज n, और x की भी n है, तो x की n तो कैंसिल होगी, तो 2n इज द मिडल टर्म, ठीक, xn। अच्छा, xn कैंसिल हो रही है या नहीं हो रही? सॉरी, हम कौन सा करने लग गए? नीचे वाला कर रहे थे ना, ऊपर वाला नहीं, ठीक है, नीचे वाला कर रहे हैं। हमने तो ऊपर वाले के लिए लिख दिया, ठीक। तो n+1 टर्म 1/x आ जाएगा, 2n xn और 1/xn, ठीक है, 2n xn और 1/xn। ये n है, ये कितना था 2n ही रह गया ना, 2n NCR n/2 NCR x n-r, तो 2n - r इज n, और AR तो 1/xn तो कैंसिल हो गया, तो 2n ही आ गया ना, 2n आ गया, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 2n इज 2n फैक्टोरियल, 2n फैक्टोरियल अपॉन n फैक्टोरियल और n फैक्टोरियल, तो ये n फैक्टोरियल का स्क्वायर हो गया, 2n का फैक्टोरियल अपॉन n फैक्टोरियल का स्क्वायर आ गया, तो ये हो गया, ठीक। तो मिडिल टर्म क्या होगी 2n फैक्टोरियल अपॉन n फैक्टोरियल का स्क्वायर, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या है, शो दैट द मिडिल टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस इज दिस। अच्छा, अब वो इवन है, ठीक, तो मिडिल टर्म क्या होगी NCR, भाई ये यही वाला क्वेश्चन बन गया 2n थी इसकी भी, तो 2n x n-r AR, तो x AR कितना हो गया xn, तो यही जो है क्या है मिडिल टर्म, ठीक। मिडिल टर्म क्या होगी, यही होगी 2n xn, ठीक है। अब ये हम जानते ही हैं 2n क्या होता था, 2n फैक्टोरियल अपॉन n फैक्टोरियल इंटू n फैक्टोरियल। अब हमें शो करना है कि इसके इक्वल है, ठीक, तो ये xn तो है ही, xn तो उसमें भी है, तो ये वाली चीज प्रूव करनी है इसके इक्वल है। कैसे करोगे, 2n फैक्टोरियल है, तो 2n इंटू 2n - 1 इंटू 2n - 2, और ये कैसे जाएगा, कहां तक जाएगा ये 2n - n होगा तो n फैक्टोरियल आएगा, n फैक्टोरियल का मतलब n इंटू n फैक्टोरियल, ठीक है। एक तो ये आ गया n फैक्टोरियल तक जाएगा ना, तो एक n फैक्टोरियल तो कैंसिल हो जाएगा। अच्छा, इसको ऐसे ना करके कैसे करेंगे, 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4, ऐसे करते करते ये कहां तक जाना है 2n तक जाना है। इस चीज को मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूं 2n फैक्टोरियल को,
कोई भी फैक्टोरियल होता है, जैसे 5 होता है तो 5 4 3 2 मल्टीप्लाई होते हैं 1 तक, उसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं 1 2 3 इंटू 4 इंटू 5 तक। तो जो भी चीज है उसको 1 से स्टार्ट करके वहां तक ले जाओ। इसी तरह इसको 1 से स्टार्ट करके 2n तक ले गया, ठीक। अपॉन में है n फैक्टोरियल और n फैक्टोरियल, xn को भी रहने दो, ठीक, xn तो लगा ही हुआ है इधर। अच्छा, अब ये 4 के बाद n आया होगा और n के बाद n से कहां गया होगा ये 1 2 3 4 n, फिर n के बाद n प्लस 1 n प्लस 2 n प्लस 3, तब जाके 2n हुआ होगा, ठीक है। तो इससे पहले 2n माइनस 2 2n माइनस 1 हुआ होगा। इसको थोड़ा सा और लिखें अगर, तो 2n माइनस 2 ये भी पहुंचा होगा, फिर 2n माइनस 1, फिर 2n ऐसे गया होगा, ठीक है। तो अब इसमें एक n फैक्टोरियल तो कैंसिल हो जाएगा, कौन से वाला 1 2 3 4, ये n तक गया होगा ना, 1 2 3 4 तो n तक गया होगा, ठीक है। या इसको ऑड और इवन में अलग लिख लो, 1 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7, ये कहां तक लिखूं 2n माइनस 1 यहां तक, ठीक। और बाकी क्या आ गया 2 4 6 8, 2 इंटू 4 इंटू 6 इंटू 8, और ये करते करते कहां तक जाएगा 2n तक, ऐसे लिख सकता हूं उसको, अपॉन में n फैक्टोरियल इंटू n फैक्टोरियल। अब यहां से 2 कॉमन निकाल लो, ये तो ऐसे का ऐसा रह जाएगा। देखो ये 1 3 5 7 2n माइनस 1 तक चाहिए था ना, तो इसलिए ये तो आ ही गया, तो ये इक्वल टू xn, ठीक, xn ये हो गया 1 3 5 और ये 2n माइनस 1 तक। अब इसको कैसे लिख सकते हैं 2 या 1, 2 कॉमन निकाल लो, तो ये आएगा 1 2 3 फिर 4 और ये कहां तक जाएगा n तक, और 2 कॉमन निकाल लिया मैंने, और 2 हर एक टर्म से आया है, और टर्म्स कितनी है n बार आया है ये, तो 2 की पावर n हो गया, क्योंकि n हर टर्म में 2 कॉमन आया है और टोटल n टर्म्स है, तो 2n कॉमन आ गया, अपॉन में n फैक्टोरियल इंटू n फैक्टोरियल और xn था। अब ये 1 से लेके n तक ये n फैक्टोरियल हो गया, ये कैंसिल हो गया, तो बस यही पूछे, यही इसी के इक्वल है, तो प्रूव हो गया, ठीक। इस तरह से कर सकते हैं इसको। अच्छा, और देखो नेक्स्ट क्या है, फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ a3 b4 c5 इन एक्सपेंशन ऑफ bc प्लस ca प्लस ab की पावर 6। अब इसका कोएफिशिएंट पूछा है, ठीक, द टर्म कंटेनिंग दिस, तो ये टर्म मतलब कि n1 n2 n3 दे दिया, तो अब ये जो टर्म होगी वो क्या होगी n फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल अपॉन, अच्छा पहले इसको लिख लो 6 फैक्टोरियल अपॉन n1 फैक्टोरियल n2 फैक्टोरियल n3 फैक्टोरियल, और यहां पे क्या आएगा bc n1 और ca n2, ये कोई भी जनरल टर्म लिखी है मैंने, और ab n3, ठीक, कोई भी जनरल टर्म यही होगी। अब इसमें b, अगर हम इसको देखें bc, b की पावर कितनी होगी n1 और यहां से आया n3, n1 प्लस n3 होगी। अच्छा, a की पावर कितनी होगी n2 और n3, n2 प्लस n3, और c की पावर कितनी होगी n1 और n2, n1 प्लस n2, c की कितनी है n1 पावर यहां और n2 यहां, तो n1 प्लस n2, b की कितनी है n1 प्लस n3, और a की कितनी है n2 प्लस n3। ये
हमारा होना चाहिए कितने, क्या पूछा इसने, A3 B4 और C5। तो N1 प्लस N3 किसके इक्वल है, 3 के इक्वल है। N2 प्लस N3 किसके इक्वल है, 4 के इक्वल है। और N1 प्लस N2 किसके इक्वल है, 5 के इक्वल है। ठीक, एडिंग द 3 वी गेट N1 प्लस N2 प्लस N3, इसका ट्वाइस इज इक्वल टू 4 3 7 5 12। तो N1 प्लस N2 प्लस N6 N3 इज इक्वल टू 6 आ गया। और 6 आना भी चाहिए क्योंकि ये जो पावर है N1 प्लस N2 प्लस N3 6 ही होनी चाहिए। अच्छा, तो अब क्या हो सकती है, अब N2 प्लस N3 किसके इक्वल है, 4 के इक्वल है। तो दिस इंप्लाइज दैट N1 इज इक्वल टू 2 और N2 कितना आएगा, N1 प्लस N3 इज 3, तो 3 उधर जाके 3 रह गया। और N3 कितना आएगा, 1 के इक्वल, ये आगे। अब ये यहां पुट कर दो, तो ये क्या है, कोफिशिएंट है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर वाई, सॉरी, कोफिशिएंट ऑफ ए क्यूब B4 और C5, उसका कोफिशिएंट है ये। ठीक, 6 फैक्टोरियल, N1 कितना है, 2 फैक्टोरियल, N2 कितना है, 3 फैक्टोरियल हो जाएगा, N3 है 1 फैक्टोरियल, और ये हो जाएगा BC, ये तो आ ही जाएगा A3 B4 और C5 आ जाएगा। ठीक, तो ये है इसका कोफिशिएंट, 6 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल और 1 फैक्टोरियल, ये किसके इक्वल आएगा, 60 के इक्वल आएगा। तो कोफिशिएंट इज 60। अच्छा, अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ x7 इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस। ठीक, तो x7, x की पावर 7, तो कोई भी जनरल टर्म लिखोगे तो क्या आएगी, 10 फैक्टोरियल, 10 फैक्टोरियल अपॉन N1 फैक्टोरियल, N2 फैक्टोरियल, ठीक, N3 फैक्टोरियल, और यहां पर क्या आएगा 1 की N1 और 3x की N2 और माइनस 2x क्यूब की N3, ये आ गया। ठीक, ये क्या है, यही कोफिशिएंट है। इन पे कंडीशन है कि N1 प्लस N2 प्लस N3 इक्वल टू क्या होगा, 10 के इक्वल होगा। अच्छा, अब ये कोफिशिएंट ऑफ x देखो, N2 और प्लस 3N3, कोफिशिएंट ऑफ x यही है ना, ये 7 के इक्वल होना चाहिए, ये कंडीशन है। तो क्या क्या बन सकते हैं, तो अगर N3 को मैं 0 लूं, और एक ये भी कंडीशन है कि N1 N2 और N3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन इक्वल टू कितना है ये 10, ये भी कंडीशन है। तो N3 को अगर 0 लेता हूं तो 3 टाइम्स 0 इज 0, तो N2 कितना आ गया, N3 मान लो मैंने 0 ले लिया, तो N2 कितना आ गया, 7 आ गया। तो N1 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो एक ट्रिपलेट तो ये हो गई, 3 7 और 0। अच्छा, फिर N3 को अगर मैं 1 लेता हूं तो 3, N2 कितना हो जाएगा 4 और N1 कितना हो जाएगा 6, नहीं 5 हो जाएगा। N1 इज 5, क्योंकि 5 4 9 और 1 10 होता है। तो 3, तो N2 इज 4 और N1 इज 5, तो ये आ गया N1 N2 N3 कितने आ गए, 5 4 और 1, एक ट्रिपलेट ये आ गई। फिर N3 को अगर मान लो मैं 2 लेता हूं तो N2 कितना होगा, 2 3 6, ये 1 हो जाएगा। और N1 कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। 10 माइनस 3 इज 7, तो ये आ गई ट्रिपलेट 7 1 और 2।
7 1 2, तो 3 ही आएंगी। ठीक, 5 4 1 3 7 0, ओके, 3 ही आएंगी ना। तो कोफिशिएंट जो x की पावर 7 है, जो टर्म कंटेन करेगी x की पावर 7, ऐसी 3 टर्म्स होंगी जो x की पावर 7 को कंटेन करेंगी। ठीक, तो वो इसने पूछा क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x7, तो कोएफिशिएंट ऑफ x7 वुड बी 10, ये 10, और यहां पे लिख दो तीनों ट्रिपलेट्स को, और तीनों की समेशन करनी पड़ेगी। n1 है 3, तो ये 3 हो गया, और ये हो गया कितना, 7 हो गया, और ये हो गया कितना, 0। 3 फैक्टोरियल, 7 फैक्टोरियल, 0 फैक्टोरियल, ये हो जाएगी, ये कंटेन कर रही है 7, देखो x की पावर 7, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 0 आएगा। अच्छा, फिर दूसरी टर्म लिखोगे तो 10 फैक्टोरियल, ये x की 7 कंटेन कर रही है। ठीक, तो इसका कोफिशिएंट, फिर इसका भी कोफिशिएंट, ये भी x की 7 कंटेन करेगी, दूसरी ट्रिपलेट, 5 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल, और ये हो गई 1 की पावर 5, और 3x की पावर 5, सॉरी 4, और -2x क्यूब की पावर 1, तो देखो 3 और 4 7। फिर उसके बाद एक और टर्म है 7 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल और 2 फैक्टोरियल, और यहां पे आ जाएगा 1 की पावर 7, 3x की पावर 1, और -2x की क्यूब की पावर 2, तो 2 3 6 और 1 7, ये भी। तो ये जो कोफिशिएंट्स ऐड करेंगे, मतलब इसमें x की 7 लिखा है और कोफिशिएंट, x की 7 और कोफिशिएंट, x की 7 और कोफिशिएंट सबको ऐड कर दोगे तो तीनों कोफिशिएंट्स को ऐड कर दो, x की 7 कॉमन आ जाएगी बाहर, तो वो आंसर है। कैलकुलेशन करनी है खुद कर सकते हैं। और देखो लास्ट क्या है, लास्ट क्वेश्चन क्या है, फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ टर्म कंटेनिंग x y z इन दिस। अच्छा, इफ नंबर ऑफ टर्म्स इन द एक्सपेंशन इज 286, अब नंबर ऑफ टर्म्स इन द एक्सपेंशन हम निकालना जानते हैं, क्या होता है, n प्लस आर माइनस 1 सी आर माइनस 1, तो n प्लस आर माइनस 1 सी आर माइनस 1, दिस इज नंबर ऑफ टर्म्स। ये कितना है, 286। इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको कैसे लिखोगे, n प्लस आर माइनस 1, तो नंबर ऑफ टर्म्स आ जाएंगे ना इससे। ठीक है, अब इसमें बताओ n कितना है, r कितना है, ये तो हम जानते ही हैं, n तो n ही दे रखा है, और r कितना होता है, जितनी ये टर्म्स होती हैं तो 4 है, तो 4 माइनस 1 सी 4 माइनस 1 इज 286, तो ये हो गया n प्लस 3 C3 इज 286। ठीक है, तो कितना आएगा, n प्लस 3 n प्लस 2, n प्लस 3 फैक्टोरियल हुआ ना, n प्लस 1, और फिर n फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल अपॉन इंटू n प्लस 3 माइनस 3, तो n फैक्टोरियल, ये कैंसिल हो गए, तो दिस थिंग इज 286। तो अगर यहां पे n को मैं 3 लूं 4 लूं, तो हिट एंड ट्रायल से या फिर करना ही पड़ेगा इसको सॉल्व, तो n इक्वल टू मेरा आता है 10, देखो 10 पुट करके 13 12 और 11, 13 इंटू 12 इंटू 11, ठीक, अपॉन में 6, तो 6 2 ज़ा 12, तो 26 इंटू 11 अगर करेंगे तो यही आएगा, 6 6 22 और 6 28। ठीक, तो n कितना आ गया, 10 आ गया, तो यहां कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, n कितना आ गया, 10 आ गया। अच्छा,
फिर पूछा क्या इसने, फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ टर्म कंटेनिंग एक्स वाई जेड। ठीक, तो इसका मतलब एक्स वाई जेड, एक्स का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए, तो टर्म क्या होगी 10 फैक्टोरियल अपॉन, पहले यहां पे लिख लो क्या है, 1 की कितनी होनी चाहिए, पावर 7 होनी चाहिए। फिर उसके बाद 2x की कितनी होनी चाहिए, क्योंकि 1 चाहिए ना मुझे, तो 1 होनी चाहिए। फिर -3y की कितनी होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। क्यों, क्योंकि x की जो एक्सपोनेंट है वो 1 है, y का भी 1 है, z का भी 1 है, और 1 1 1 3 हो गए, और ये इसका एक्सपोनेंट जुड़ के 10 होना चाहिए, इसलिए 7 लिखा है। तो ये हो गया 4z, और इसकी भी 1, और अपॉन में आ गया 7 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल। तो फाइंड द कोएफिशिएंट, दिस इज कोएफिशिएंट ऑफ टर्म एक्स वाई जेड, ये आ गया। अब इसको सॉल्व करेंगे, जो भी आंसर है 10 फैक्टोरियल अपॉन 7 फैक्टोरियल, और ये 1 तो 1 ही रहेगा, ये आ गया 2, और ये आ गया -3, और ये आ गया 4। ठीक, जो भी सॉल्व करके आएगा वही आंसर है। ठीक है, तो ये आ जाएगा, -17280 आ गया, तो यही आंसर हो जाएगा। अच्छा, अब और करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, क्या स्टार्ट करेंगे, एप्लीकेशंस ऑफ बाइनोमियल एक्सपेंशन। Applications of binomial expansion will start in next video.